हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों की। एक ऐसे वक्त में जब भारत में चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, लगातार प्रचार कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक ही पार्टी सब जगह नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, सब तरफ विपक्ष कहीं ना कहीं गुम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम संविधान लेकर आपके पास आए हैं। हमने संविधान की प्रस्तावना आपके सामने रखी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में दिए अपने भाषण में सबसे अधिक जोर समता और बंधुत्व पर दिया था। इसी भाषण में उन्होंने संकेत किया था कि अगर लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का सही तरीके से संचालन नहीं किया जाता है, संविधान के नियमों के तहत आगे नहीं बढ़ा जाता है, तो इस बात का खतरा रहेगा कि लोकतंत्र पर तानाशाही हावी ना हो जाए या लोकतंत्र तानाशाही में ना बदल जाए। आज जब दुनिया भर के विचारक, भारत के प्रमुख पत्रकार और ऐसे लोग जिनको आप संविधान और लोकतंत्र के अगवा के रूप में देखते हैं, ऐसे लोग जिनकी आवाजों से लोकतंत्र को रोशनी मिल रही है, सब एक स्वर में कह रहे हैं कि भारत पर तानाशाही का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है। अब जबकि चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग से इस बात की उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर मिले, तो आप बताइए कि क्या चुनाव आयोग आपको असफल दिखाई नहीं दे रहा है? विपक्ष के भाषणों पर चुनाव आयोग लगातार नजर रखता है। यहां तक कि चुनाव की घोषणा होने से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक एडवाइजरी जारी करके बताया जाता है कि उनको किन शब्दों का उपयोग नहीं करना है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार धार्मिक प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली से कुछ दूरी पर मेरठ में अरुण गोविल, जिनको आपने टीवी सीरियल में राम की भूमिका में देखा होगा, राम की तस्वीर लेकर प्रचार कर रहे हैं। इन सब पर चुनाव आयोग मौन है। इसलिए आज हम यह विशेष एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे नागरिकों की, लोकतंत्र की और संविधान की। सबसे पहले इस कड़ी में नागरिक। याद रखिए, नागरिक ही वह सबसे मूल तत्व है जिसके ऊपर लोकतंत्र और संविधान की जिम्मेदारी है। कोई भी लोकतंत्र और संविधान अपने नागरिकों के चुप हो जाने के बाद सुरक्षित नहीं हो सकते। आखिर आजादी का ख्याल सबसे पहले जिसके दिल में आया वो एक नागरिक था। भारत में आजादी की लड़ाई जब लड़ने का फैसला किया गया, स्वतंत्रता सेनानियों ने जब यह फैसला किया कि वह आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, तो पहले मूल विचार किसके मन में आया? पहला जो मूल विचार है, नागरिक के मन में आएगा। जब नागरिक यह तय करता है कि उसे विरोध करना है शासन का, तब यह लड़ाई शुरू होती है। आजादी केवल 3 थके हुए
रंगों का नाम नहीं है। आजादी केवल कोई मुहावरा नहीं है, कोई नारा नहीं है कि आप जोर जोर से चिल्लाएं कि आप आजाद हैं, आजाद हैं, और यह नारा लगाते हुए आप तानाशाही को बढ़ते हुए देखते रहें। नहीं, नागरिक होने का कर्तव्य है जो बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा जिन दो शब्दों पर जोर दिया, समता और बंधुत्व। बीते 10 वर्षों में भारत में इन्हीं दोनों पर सबसे अधिक प्रहार हो रहा है। समता यानी सभी नागरिकों को बराबरी से भारत में रहने का अधिकार, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार। सरकार उनमें किसी आधार पर विभेद नहीं करेगी, सरकार उनमें अंतर नहीं कर सकती, सरकार के जो संस्थान हैं वह अंतर नहीं कर सकते। लेकिन 10 वर्ष में आप देखिए हर तरफ से आपको यह अंतर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें बीते 10 वर्षों में सरकार कैसे मनमाने फैसले लेती है, नोटबंदी से लेकर और कोरोना तक। आप देखें विपक्ष कहीं नहीं है, नागरिक कहीं नहीं है, केवल सरकार फैसला करती है और उसे अतिरंजनापूर्ण भाषणों में प्रधानमंत्री बदल देते हैं। जब गोदी मीडिया का वर्चस्व है, चारों तरफ केवल उन्हीं कंपनियों का बोलबाला है जो सरकार का जिनमें अप्रत्यक्ष नियंत्रण है या सरकार के मित्रों द्वारा संचालित की जा रही हैं कंपनियां। भारत में गोदी मीडिया बदलने के बाद सरकार का तानाशाही की ओर बढ़ते जाना आसान हो गया, क्योंकि सरकार के निर्णयों को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। मीडिया में रात दिन केवल और केवल विपक्ष की निंदा हो रही है, विपक्ष की आलोचना हो रही है और सरकार का गुणगान हो रहा है। भारतीय मीडिया अपने मूल चरित्र से दूर जा चुका है। ऐसे में नागरिक क्या करेंगे? अक्सर हम नागरिकों से जब बात करते हैं तो यही बात आती है कि मैं एक नागरिक के तौर पर क्या कर सकता हूं। आइए हम आपको बताते हैं कि नागरिक के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। नागरिक के तौर पर आपका पहला काम होना चाहिए, जब भी सरकार कोई फैसला ले, आप देखें कि क्या यह फैसला संविधान के तहत लिया जा रहा है। जो संविधान की प्रस्तावना आपने सुनी, क्या यह फैसला संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है? क्या भारत की सरकार, क्या भारत के प्रधानमंत्री, क्या भारत के मुख्यमंत्री, क्योंकि इस समय पूरे देश पर एक ही पार्टी का लगभग वर्चस्व है। भारत के बड़े राज्यों में उनकी सरकार है, उनके समर्थन से सरकार है। तो क्या जब योगी आदित्यनाथ एक ही बात बार बार कहते हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करते, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति देते समय, उसके पक्ष में फैसला देते समय कहा गया था कि यह एक विशेष आदेश के तहत दिया जा रहा है और इसे बाकी मामलों में अपवाद स्वरूप देखा जाएगा। क्या बार बार जब एक ही बात धार्मिक आधार पर विवेद की हो रही है, जब मदरसों पर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हमलावर है, जब धार्मिक पहचान के आधार पर टिप्पणियां की जा रही हैं, तब निर्वाचन आयोग चुप है, तो नागरिक क्या करे? नागरिक को उसके संविधान के पास जाना पड़ेगा। संविधान के अलावा आपको कोई दूसरी कोई ऐसी किताब नहीं है जो लोकतंत्र को बचा सके। तो नागरिकों को देखना चाहिए कि जब कोई टिप्पणी की जाती है तो वह सभी की गरिमा और समता के पक्ष में है या उसके विपक्ष में है। जब प्रधानमंत्री आए दिन नेहरू पर हमले करते हैं, गांधी पर हमले करते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वह सही है या इतिहास में जो लिखा गया है वह सही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वह अक्सर ही इतिहास के तथ्यों के साथ घालमेल करते नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भारत के लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र के वाया तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिशों में है। आपने देखा होगा कि जब नई संसद बन रही थी तो सिंगोल का चर्चा आया, कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम उछाला गया और बाद में जब प्रामाणिक रिपोर्ट हमारे सामने आई तो पता चला कि इसे जिस रूप में सरकार बता रही है कि नेहरू इसका उपयोग छड़ी के रूप में करते थे या कैसे नेहरू ने इसका निरादर किया, वह सारी बातें
झूठ ही निकलती हैं एक के बाद एक। तो सिंगोल क्या है? सिंगोल नई संसद में इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि उसे एक हिंदू प्रतीक के रूप में सरकार सामने रखना चाहती थी। और देखें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। इससे पहले, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे के पहले भारत में तमाम विपक्षी नेता हुए, जिनमें आप अटल बिहारी वाजपेयी का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं। कभी यह नहीं कहा गया कि भारत में जो आजादी मिली वह किसी सत्ता हस्तांतरण के तहत मिली। छोटी छोटी जो रस्में होती थी राजा, और ये जो सिंगोल था, ये सिंगोल जब एक राजा दूसरे राजा को हस्तांतरित किया जाता था, यानी सत्ता हस्तांतरण था। जब पहले एक राजा है और जब अगला राजा आएगा तो वह सिंगोल उसको दे देगा। लेकिन भारत में तो राजा आया ही नहीं। तो क्या नरेंद्र मोदी अपने आप को राजा के रूप में दिखाना चाहते हैं? लगातार इसके पक्ष में लेख लिखे गए, यहां तक कि सरकार की तरफ से जो वीडियो जारी किए गए उनमें भी भारी गड़बड़ियां थी, और बाद में उन गड़बड़ियों को छुपाने के लिए नाट्य रूपांतरण जैसे शब्दों का सहारा लिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीति क्या है, उनका रास्ता क्या है? उनका रास्ता है भारत में हिंदू राष्ट्र की भावना को लगातार जगाया जाए। इसलिए काशी पर, इसलिए मथुरा पर लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री लगातार संविधान निर्माताओं पर हमलावर हैं। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री ने कल एक भाषण में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर 370 हटाए जाने के बाद उन्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे। आप देखें किस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में हर दूसरा वक्तव्य प्रधानमंत्री का मिलता है, चाहे अरुणाचल प्रदेश के बारे में मिले, चाहे जम्मू कश्मीर के बारे में मिले। जब आप इतिहास की रोशनी में उन चीजों को देखते हैं तो पाते हैं कि वह सब या तो झूठ हैं या अर्ध सत्य हैं, आधी अधूरी बातें हैं। तो एक नागरिक के रूप में आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पहले ही बहुत सारा समय नष्ट कर चुके हैं। आपको एक ही बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए नियम के रूप में कि आप प्रजा नहीं हैं। प्रजा सवाल नहीं करती है, नागरिक सवाल करता है। इसलिए हर नागरिक का लोकतंत्र में योगदान है। प्रजा वोट नहीं करती थी, प्रजा को मतदान का अधिकार नहीं होता था। राजा के विवेक से चलती थी, राजतंत्र राजा के विवेक से चलते थे, धर्म से चलते थे, ब्राह्मणवाद से चलते थे। भारतीय संविधान में इन सभी चीजों की कोई जगह नहीं है। भारतीय संविधान प्रक्रिया से चलता है, विधान से चलता है, वहां कानून का शासन है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे सच मत मानिए, उसे इतिहास की रोशनी में देखिए। केवल इसलिए सच मत मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है इसलिए सच है। आपको लगातार प्रजा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। आपको प्रजा नहीं बनना है, आपको नागरिक बनना है, आपको सवाल पूछने हैं। तो नागरिक को क्या 3 चीजें मिली संविधान में? न्याय। जब हम बात करते हैं कि उमर खालिद 3 साल से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए, आप में से बहुत से लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं हो कि उमर खालिद के साथ हो क्या रहा है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर बीते 3 वर्षों से ज्यादा वक्त से सुनवाई नहीं हो रही है। यानी एक नौजवान की याचिका पर, जमानत याचिका पर सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है। यह जो वक्त जेल में बिता रहे हैं उमर खालिद, उसकी भरपाई कौन करेगा? यानी संविधान की जो सबसे अहम बात है न्याय, उसमें आप अंतर पैदा कर रहे हैं। फिर गरिमा। जब आप अल्पसंख्यकों पर निशाना साध रहे हैं, जब बार बार आप कह रहे हैं कि विपक्ष पूरा का पूरा एक धर्म विशेष के साथ है, तो आप उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। और समानता, समानता यानी दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, इनके हितों पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ के जंगलों की कहानी याद होगी, हसदेव अरण्य को याद कीजिए, कैसे हजारों पेड़ एक झटके में काट दिए गए। किसके नाम पर? किसको फायदा देने के नाम पर? उन्हीं उद्योगपतियों के लिए जिनके लिए टेलीविजन चैनल खरीदे गए हैं,
जिनको सारी की सारी कंपनियां दी जा रही हैं और हर दूसरे सौदे में, हर दूसरे मुनाफे के सौदे में उनका नाम अपने आप सामने आ जाता है। ऐसे उद्योगपतियों के लिए हसदेव अरण्य को बलिदान कर दिया गया। तो आदिवासियों की समता का क्या हुआ, आदिवासियों की समानता का क्या हुआ, उनके अधिकारों का क्या हुआ? लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, राजतंत्र नहीं। यानी सभी को बराबरी कैसे देंगे आप? जब आप अंतर करेंगे कि जिसको मैं अधिकार दे रहा हूं वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर यह सरकार उनमें अंतर नहीं करती तो किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा जाता, किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा जाता, नौजवानों को देशद्रोही नहीं कहा जाता, जो सवाल पूछते हैं उनको बार बार पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा जाता। संविधान, संविधान का अर्थ है ऐसा देश जहां कानून का शासन है, राजा का शासन नहीं है। जब सबरीमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस वक्त अमित शाह ने क्या कहा था? उस वक्त अमित शाह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्णय नहीं देने चाहिए जिनको लागू नहीं किया जा सके। बीते 10 सालों में यह सबसे बड़ी चुनौती थी, एक प्रकार की धमकी थी जो अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी। संविधान के शासन में बाधा पैदा करने का काम। भारत में किसी राजा का राज नहीं है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि बताया जाता था ब्राह्मणों द्वारा। वही ब्राह्मणवाद जिसके मूल में नागरिकों में विभेद था, जिसके मूल में था कि सभी को बराबर अधिकार नहीं मिलने हैं। लेकिन भारत में संविधान है, कानून का शासन है, विधान का शासन है। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री के हर दूसरे भाषण में बताया जाता है कि वह भ्रष्टाचार को लेकर कितने प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए उनके मामले क्यों ठंडे पड़ गए। अभी कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तार से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया कि 25 ऐसे नेता जो बीजेपी में चले गए, उनकी ईडी और सीबीआई की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई या हमेशा के लिए बंद कर दी गई। इस दोहरे रवैये के बारे में कौन बात करेगा? यह सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है, कानून के शासन का उल्लंघन है। एक प्रधानमंत्री के रूप में आप पर असत्य भाषण का आरोप लग सकता है, लेकिन यह आरोप कौन लगाएगा? क्योंकि जिन पर यह जिम्मेदारी है, हम उन्हें अपनी भूमिका में नाकाम होते हुए लगातार देख रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम बड़े पत्रकार उस वक्त के सवाल पूछ रहे हैं मनमोहन सिंह से। डॉक्टर मनमोहन सिंह हर एक सवाल का बहुत इत्मीनान से जवाब दे रहे हैं। आज वही सारे पत्रकार हैं, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह प्रधानमंत्री से सवाल पूछें। तो आप तय करिए कि नागरिक, लोकतंत्र और संविधान आज कहां खड़े हैं और किस स्थिति में खड़े हैं। एक नागरिक के रूप में अपने दिमाग में किसी की भक्ति मत आने दीजिए। किसी के लिए सवाल पूछने का मतलब गद्दारी नहीं है, किसी के लिए सवाल पूछने का मतलब राष्ट्रद्रोह नहीं है, किसी के लिए सवाल पूछने का मतलब हिंदुत्व पर खतरा नहीं है। अपने संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए और इन विषयों पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।